बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप तमाम SOPs को फॉलो कर रहे होंगे जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से और इस अदारे की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं। मैं आपका फिज़िक्स टीचर एहसन औरंगज़ेब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल, इसके पास्टुलेट्स जो हमने कल भी डिस्कस किए थे, आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्रोले हाइपोथेसिस। ये हमें क्या बताता है आज डिस्कस करते हैं। कल हमने ये डिस्कस किया था कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ये क्या चीज़ है। इसमें ये मेंशन्ड है कि नील बोहर ने 3 पास्टुलेट्स दिए जो कि सेमी क्लासिकल थ्योरी से रिलेट करते हैं, जो कि एटम्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे ही जंप करता है एक ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट की तरफ, तो वो एनर्जी को एमिट करता है। इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर कैसे प्लेस होता है और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, जो उसका मोमेंटम होता है, आप उसे कैसे डिस्कस कर सकते हैं, आज हमने वो डिस्कस करना है। जी स्टूडेंट्स, तो पहला पास्टुलेट हमने कल डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम के अंदर ये स्टेशनरी वेव की तरह से होता है। सेकंड हमने ये डिस्कस किया था कि जो इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 के मल्टीपल्स में होता है। और थर्ड पास्टुलेट यहाँ पे मेंशन है कि जो आपके पास एनर्जी गैप है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है और जिस ऑर्बिट में जाता है, तो जितना एनर्जी गैप होता है एमिट होने वाली रेडिएशंस की भी सेम एनर्जी होती है। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं डी ब्रोले इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर ऑर्बिट्स। जो बोहर ने बातें बताई हैं डी ब्रोले इसकी एक्सप्लेनेशन करेगा। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड पास्टुलेट को डिस्कस किया गया है बोहर के, और थर्ड पास्टुलेट को एक्सप्लेन करने के लिए आप प्लांक्स हाइपोथेसिस को डिस्कस करते हैं। जो क्या है हमने डिस्कस की थी चैप्टर 19 के अंदर, कि जो भी एनर्जी लेवल होता है रेडिएशंस का, आप उसको इक्वलाइज करते हैं HF के। जो हमने H था यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट, F है फ्रीक्वेंसी, कि जो भी आपके पास डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट्स होंगे इनकी एनर्जी आप कैलकुलेट करेंगे रेडिएट होने वाली जो एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। यहाँ पे सेकंड पास्टुलेट है डी ब्रोले हाइपोथेसिस में कि आपने बोहर में डिस्कस किया कि एंगुलर मोमेंटम h/2 के मल्टीपल्स में होगा। डी ब्रोले ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया और डेरिवेशन के थ्रू ये प्रूफ किया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये एक्चुअली h/2 के ही मल्टीपल्स में होता है। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट है तो यहाँ पे n की जगह 1 आ जाएगा, तो mvr जो कि एंगुलर मोमेंटम अब इक्वल होगा h/2 के। अगर सेकंड ऑर्बिट होगा तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। इन शॉर्ट ये कि यहाँ पे n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स को, h/2 कांस्टेंट है, mvr इज़ द एंगुलर मोमेंटम। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियाई। डी ब्रोले ने ये एक्सप्लेन किया कि जब आपके पास मौजूद एटम के अंदर न्यूक्लियस एक ख़ास स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर रोटेट करता है तो उसका एक ख़ास रेडियस होता है। उसके अलावा वो किसी और रेडियस पे जाके ऑर्बिट नहीं बना सकता। ऐसा उसने क्यों कहा? उसने तमाम डेरिवेशन कैसे की? जैसा कि हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नॉट एन एक्चुअल फोर्स। हमने ये फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक एक्चुअल फोर्स नहीं होती, ये किसी और फोर्स से मिल के बनती है। जैसा कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में आपके पास इलेक्ट्रिक फ़ोर्स होती है। इलेक्ट्रिक फ़ोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट होती है, और जब आप इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास एक फार्मूला आ जाता है रेडियस का, क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियस का नाम देते हैं। वो आता है यहाँ पे मेंशन है Rn इज़ इक्वल टू n²h²/4π² यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ़ ऑर्बिट जो कि चेंज होता रहता है, h इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट, पाई की वैल्यू आपको आती है, k इज़ द कूलम कांस्टेंट, m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, a इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑर्बिट के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है, तो आप बाकी सब को कांस्टेंट के इक्वल करके, जिसकी वैल्यू 0.053 नैनोमीटर आती है, इसे आप ऊपर वाली इक्वेशन में देखें R1 का नाम दे देते हैं। तो आगे आने वाले जितने भी ऑर्बिट्स बनते हैं आप n की वैल्यू पुट करते रहेंगे। पहले ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 आएगी, सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 आएगी, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 आएगी। तो इसलिए आपके पास एक नीचे रिलेशन बन जाता है कि जनरल जो रेडियस बनेंगे वो R1 के मल्टीपल्स में आए। R1 क्या चीज़ है? R1
जो बेसिक फार्मूला है रेडियस का, उसमें जितने भी कांस्टेंट्स हैं आप उनको इकट्ठा करके जो वैल्यू बना रहे हैं आप उसे R1 का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। मज़ीद आपके पास आ जाता है इंट्रोडक्शन टू बोहर मॉडल के बाद डी ब्रोले इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर ऑर्बिट्स पढ़ लिया, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियाई की बात की है। अब हम बात करने लगे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ होते हैं। जैसे करीब न्यूक्लियस के करीब वाले ऑर्बिट होते हैं, इसमें एनर्जी लेवल कुछ और होता है। बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास ऑर्बिट्स होते हैं उसमें एनर्जी लेवल और होता है। जो न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिट होते हैं इनका एनर्जी लेवल कम होता है, और जो न्यूक्लियस बहुत दूर होते हैं उनका एनर्जी लेवल कंपैरेटिवली इंक्रीज़ करता जाता है। अब एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपने बेसिक फार्मूला से याद रखने हैं। काइनेटिक एनर्जी का इज़ इक्वल टू KE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। पोटेंशियल एनर्जी का इसी तरह से फार्मूला याद रखना है, और टोटल एनर्जी के आपने ये फार्मूलाज याद करने हैं। जो लास्ट फार्मूला आपने याद रखना है कि EN इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर K स्क्वायर ME⁴ डिवाइड बाई S स्क्वायर। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियाई का फार्मूला, जो कि कंप्लीट डेरिवेशंस के बाद ड्राइव होता है, जो आपने यहाँ पे याद करना है। अब ये फार्मूला क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ये फार्मूला ये एक्सप्लेन कर रहा है कि डिफरेंट ऑर्बिट्स पे जाके आपका जो एनर्जी लेवल है ऑर्बिट्स का वो डिफरेंट होता जाएगा। आपसे अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस फार्मूले को यूटिलाइज़ करेंगे। पहले ऑर्बिट में जो एनर्जी लेवल होता है आप इसे E0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इक्वल होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। पहले ऑर्बिट में एनर्जी लेवल कितना होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जैसे जैसे आप ऑर्बिट्स इंक्रीज़ करते जाते हैं एन की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे। आप यहाँ पे एक्साइटेशन पोटेंशियल से ऊपर वाला जो एक इक्वेशन लिखी हुई है आप उसे देख सकते हैं। EN इज़ इक्वल टू, ये आप EN भी लिख सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर एनर्जी का लेवल। आप E0 भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में यहाँ E0 लिखा होगा। अब E0 जो है वो आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड ऑर्बिट में होगा तो ये एनर्जी आपके पास आएगी E0/4। थर्ड ऑर्बिट में होगा तो E0/9, फिर फोर्थ में होगा तो E0/16। क्योंकि n का स्केयर है तो वो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ ऑर्बिट पुट करते जाएंगे n का स्केयर होता जाएगा। उसके बाद आ जाता है ये एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बाद आपने याद रखना है कि कुछ चीज़ें हैं जो आगे आपने डिस्कस करने हैं टॉपिक्स में, वो उनके लिए लाजमी है और इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब इसमें है एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है? एक्साइटेशन पोटेंशियल, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट। मतलब कि ये वो पोटेंशियल है जो आप इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं और वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट, ग्राउंड स्टेट कहते हैं कि न्यूक्लियस के करीब वाली स्टेट जिसके अंदर एनर्जी लेवल कम होता है, और जो हायर स्टेट होती है इसमें एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। जैसा कि मेंशन है कि फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ये 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके बाद आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइजेशन ऑफ एटम। आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपने बड़ी डिटेल में केमिस्ट्री में डिस्कस किया हुआ है कि जब आपने किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है एनर्जी प्रोवाइड करके, कि जितना पोटेंशियल आप उसे प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, आप उस पोटेंशियल को कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद नोट आपने पढ़ लेना है। देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्साइटेशन पोटेंशियल्स एंड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। किसी भी एटम में आपके पास जो एक्साइटेशन पोटेंशियल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं, क्योंकि जैसे वो ऑर्बिट्स में जंप करते हैं तो वो आपके पास ग्राउंड स्टेट से फिर उसे अपर स्टेट में, फिर सेकंड ऑर्बिट में, फिर थर्ड ऑर्बिट में, इस तरह से चलता रहता है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल डिफरेंट आता है। लेकिन चूँकि आयोनाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ने एमिट होना होता है एक लास्ट वैलेंस शेल से, तो आपके पास जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं होती। एक्साइटेशन एनर्जी की बात करते हैं तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द एटम फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट, ऐसी एनर्जी को आप एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, आप इसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, जो भी बात हुई थी हमारी। वेज ऑफ आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन ऑफ एन एटम, ये कुछ आपने वेज याद रखने हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। वो है जी फोटो आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन, बम्बार्डमेंट आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन, थर्मल आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन। इनकी डिटेल्स आपकी बुक में नहीं है, आपने ये फ़िलहाल वेज ऑफ आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन ऑफ एन एटम याद करना है। इसके बाद आता है जी हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम।
हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में मैंने कल भी ये डिस्कस किया था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे जंप करता है तो वो कुछ रेडिएशंस को एमिट करता है। जो एमिटेड रेडिएशंस होती हैं आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए आप फार्मूला यूज़ करते हैं। अब एमिट रेडिएशंस के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको वेवलेंथ पता चल जाती है तो आप वेवलेंथ फार्मूले से आप फ्रीक्वेंसी का आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको वहाँ से फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है तो प्लांक्स अजम्पशंस E=hf फार्मूला यूज़ करके आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि अगर हमें वेवलेंथ पता चल जाती है हम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो रेडबर्ग एक साइंटिस्ट है उसने यहाँ पे एक फार्मूला ड्राइव किया जो कि आपके पास मेंशन है 1/λ = RH/E0/hc लिखा हुआ है, जो RH के इक्वल होता है, जिसे रेडबर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं, = 1/p² - 1/n²। यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा p का मतलब होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है जंप करके। अगर वो जंप करके पहले ऑर्बिट में जा रहा है तो p की वैल्यू 1 होगी, और n का मतलब होगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगेन बता देता हूँ, फॉर्मूला है 1/λ = RH 1/p² - 1/n²। RH की जगह आप यहाँ पे E0/hc भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो RH है रेडबर्ग कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, और आगे लिखा हुआ है 1/p² - 1/n²। p का मतलब है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है जंप करके। अगर पहले ऑर्बिट में जा रहा है तो p की वैल्यू 1 है, सेकंड में जा रहा है p की वैल्यू 2 है, और इसी तरह से n जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो आपके पास n की वैल्यू है। अब मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 5 तरह की सीरीज़ बनती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में जाता है तो आपके पास लाइमन सीरीज़ बनती है, दूसरे में जाता है तो बाल्मर, तीसरे में जाता है पैस्टन, चौथे में जाता है तो आपके पास ब्रैकेट, और 5 में जाता है तो पी फंड सीरीज़ बनती है। तो ये सीरीज़ भी आपने याद करनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि आपने यहाँ पे लाजमी देखने हैं। मैं आपको ये स्लाइड्स जो हैं ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा, तो जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।